नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड की भौगोलिक संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, एक तो ये चैप्टर हो गया और ज्योग्राफी का एक और चैप्टर होता है जो हम झारखंड की भौतिक विभाजन को पढ़ रहे होते हैं कि पाट वाला क्षेत्र कौन सा है, राजमहल ट्रैप वाला क्षेत्र कौन सा है, कोल्हान वाला श्रेणी कहाँ पर है। तो देखिए, ये दोनों चैप्टर को जब जब आप पढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंट को समझिए। अगर इन दोनों चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है तब आपको झारखंड जी के याद करना कम पड़ेगा। नहीं तो आप केवल झारखंड जी को याद करते रहेंगे। दुनिया भर के एमसीक्यू जब भी बना रहे होंगे तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे होंगे। क्यों ऐसा? देखिए, आप जब इन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से, तो आपको ये पता चल जाती है कि कोई भी नदी क्यों वहाँ से उद्गम हुई है या फिर किस किस इलाके से होकर के वो नदी प्रवाह हो रही है। कोई भी खनिज पर्टिकुलर उस सेक्शन में या फिर उस सिंहभूम वाले क्षेत्र में ही क्यों मिल रहा है। ठीक है ना। कोई राजा महाराजा ने कौन सा क्षेत्र में शासन किया, क्यों वहाँ पर किले का निर्माण हुई, कौन सी मिट्टी कौन से पत्थर वहाँ पर इस्तेमाल हुई है, ये पूरा जानकारी आपको ये दो चैप्टर से मिलता। ये सिंपल सी बात है। अगर इसके अलावे भी आप जब देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्रमंडल, चाहे ब्लॉक हो गया, चाहे डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे भी पूरी क्लैरिटी इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद हो जाती है। तो इसीलिए झारखंड जीके में अगर आपको पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आपको झारखंड ज्योग्राफी में इन दो और एक और चैप्टर मैं कराऊंगा, 3-4 चैप्टर जब आप अच्छे से कर लेते हैं तो झारखंड जीके आपका समझिए कि एक बेस तैयार हो गया। आपका बेस इन द सेंस कि आपका पिलर खड़ा हो गया है। आप बस आपको दीवार खड़ा करना है, उसको चारों तरफ से बांधनी है और फैक्चुअल चीज़ों को कलेक्ट करना है। अब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, और भी 2-3 चैप्टर जिसका मैंने नाम लिया, वो ऐसा चैप्टर है जो जल्दी समझ में भी नहीं आती है। ठीक है ना। साथ के साथ उन चीज़ों को आपने कई किताबों में पढ़ने के बाद भी आपकी क्लैरिटी नहीं हो पाती तो फिर आप उसको रट रहे होते हैं। लेकिन एग्जामिनर अब उसको चाहा था आपको डायरेक्ट पूछ लिया तो आप बना लेंगे, अदरवाइज आपसे वो गलती करवा सकते हैं। जब आप जेपीएससी का पेपर देंगे तो आप देखिएगा अच्छे अच्छे लेवल पे यहाँ से सवाल बनते हैं, या आप जेएसएससी का पेपर देंगे तो आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी और जेएसएससी के लिए ये वाली। ठीक है ना। तो आपसे इतना है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट जब तक आप नहीं देखेगा तो आज भी मैं बोलता हूँ कि फिर से आपका चैप्टर पे पकड़ नहीं बनेगा। तो सभी कोई आप लोग पूरी वीडियो देखिए और एक एक सेकंड आपका ऐसा नहीं होगा कहीं पर भी लगेगा कि आपका वर्स्ट निकला है, वर्थ इट ही होगा आपके लिए। ठीक है। तो आप में से जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से ज्वाइन हो लीजिए। हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी। जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत अच्छी तरह से हमने कोर्सेज कंप्लीट कर रखी है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। 11वां टेस्ट सीरीज अपलोड हो रखा है, 12वां 2 से 3 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं और अब हम चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ। देखिए, सबसे पहले जब आप इस चैप्टर का नाम ले रहे होते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड की भौगोलिक संरचना, तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि इस चैप्टर को आप पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर से क्या क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम ये समझ रहे होते हैं कि झारखंड में किस प्रकार की चट्टानें, ठीक है ना, और कितने प्रकार की चट्टानें आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है। उसका लोकेशन आप पता कर पा रहे होंगे कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र होगा जहाँ पर आपको वो चट्टानें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि कौन से काल में या फिर कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ। जैसे आर्कियन कालीन चट्टाने हो गया, आर्कियन क्रम के चट्टाने हो गया, धारवाल क्रम के चट्टाने हो गया, राजमहल ट्रैप वाला जो पहाड़ी वाला इलाका हो गया वो हो गया आपका। तो इन सारे जो भी चट्टाने, विंध्यन हो गया, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने जो हो गए, इन सारे चट्टानों का जो निर्माण हुआ है किस काल के तहत हुआ, यहाँ से भी आपके जेपीएससी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ से इसी चैप्टर से क्लियर होगी। और अब इस चैप्टर को ऐसा नहीं कि केवल थ्योरेटिकल वे में ही समझेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ पूरी की पूरी निचोड़ जो अब आप जब ख़त्म कर रहे होंगे तो ये मैप आपको दे रहा होगा। बस इतना मैप में से ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। बस ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होगा, ये मैप में। ठीक है, ये मैप ही इसकी आत्मा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये डायरेक्ट हम इस चैप्टर में ऐसे उतर नहीं पाएंगे, बहुत ही चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर, तब धीरे धीरे चीज़ों को यहाँ पर कलेक्ट हम कर पाएंगे और आप भी समझ पाइएगा। इसीलिए ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई नहीं, आज आपको पूरा क्लियर होगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले लाइन से ही,
और हर एक लाइन आपका सवाल छुपा हुआ है। पहला लाइन आपका जेपीएससी में भी पूछा गया सवाल है, जेएसएससी में भी पूछा गया वो सवाल है, लेकिन इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए बोला ये गया है कि भारत का जो भौतिक संरचना है, आपको क्लियर हो गया ना कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें चट्टान के बारे इसकी जानकारी मिलने वाली है कंप्लीट डिटेल में। तो भारत की जो भौतिक संरचना है, अब इसको समझिएगा एक एक लाइन को। भारत की जो भौतिक संरचना है, इसके अंतर्गत झारखंड जो है आपकी प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में आते हैं। अभी आपको कुछ नहीं समझना है, आपको रटना नहीं है, ये आपने रट रखा है, ये सवाल आपसे पूछता है यही वाला सवाल, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। लेकिन समझिए क्या बोला गया इस लाइन में, आपको ये बोला गया, आप तो ये क्लियर है आपका, झारखंड कहाँ है, भारत में, क्लियर है। यानी कि अगर बात की जाए तो ये आपका इंडिया हो गया, इस इंडिया के अंदर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको झारखंड मिल रहा। तो ये क्लियर हो गया, झारखंड कहाँ है, भारत के अंदर है, ठीक है। तो भारत की जो भौतिक संरचना है, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझिए। भारत की जो भौतिक संरचना है इसके अंतर्गत, देखिए मैं अब एक भारत का जब मैं मैप बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं भारत का पहले एक बार मैं मैप बना लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप वगैरह अच्छा ना भी बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बार एक बार हम पहले इसको मैप को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मैप बन गया, ये वाला। अब देखिए यहाँ आपको क्या लिखा गया है, भारत, ये बन गया भारत। यहाँ लिखा गया है भौतिक संरचना। भौतिक संरचना मतलब क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भौतिक संरचना मतलब ये कि भारत का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जिसका डिवीजन भौतिक रूप से की गई है। भौतिक रूप से मतलब ये आपने और हमने नहीं किया। देखिए आपने और हमने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट का विभाजन किया है, ब्लॉक के रूप में झारखंड को विभाजन किया है, प्रमंडल के रूप में विभाजन किया। ये कौन है, ये एक पॉलिटिकली वे में हमने विभाजन किया है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रकृति की जो देन हुई है, जो झारखंड को जो विभाजन किया है, उसके अंतर्गत इसको हम कह रहे हैं भौतिक संरचना। यानी कि जो प्रकृतिक ने जो भारत का जो विभाजन किया है, वो क्या क्या विभाजन है, ये वाला जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ठीक है ना, इतना वाला जो सेक्टर आप जो देख रहे हैं, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, जिसे हम कहेंगे नॉर्थन हिमालय या फिर माउंटेन रीजन बोलेंगे। ये आपका जो इलाका है भारत का, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन आपको देखने मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे हिमालयन रीजन हो गया, अंडमान निकोबार का जो एक्सटेंशन वाला हिमालय पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये वाला सेक्टर हो गया। इतना जो सेक्टर आपको देख रहे हैं, मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसे हम नाम देते हैं प्लेन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन, यानी कि मैदानी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और इधर आपका जो हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, वेस्टर्न घाट हो गया, और ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। और ये जो इसको हम क्या नाम देते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। तो ये एक फिजिकल डिवीजन हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया भारत की, या फिर भौतिक संरचना, ठीक। अब देखिए यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो यहाँ मैंने लिखा है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। तो अब एक चीज़ ये क्लियर करिए, यहाँ पर आपको ये पता है कि झारखंड कहाँ है आपका, झारखंड आपका कहीं ना कहीं यहीं पर आपका स्थित है, ठीक है। तो देखिए झारखंड कहाँ स्थित है आपका, प्रायद्वीपीय पठार में। अब इससे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रायद्वीपीय होता क्या। देखिए प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है कि वह क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घिरा हो। देखिए इधर भी आपका पानी, इधर भी आपका पानी, इधर भी आपका पानी, ठीक है ना। तो ये भारत का ये जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो सेक्टर दिख रहा, ये तीनों ओर क्या है, पानी से घिरा है, ऊपर क्या है, स्थल खंड है। इसलिए ये जो क्षेत्र है इसे हम क्या नाम देते हैं, प्रायद्वीपीय नाम देते हैं, ठीक है ना। अब ये पठार क्या होता है उसको समझिए। देखिए पर्वत और पठार में क्या अंतर है, इसको आप समझना होगा। अच्छा पर्वत और पठार का निर्माण, या फिर बोले तो चट्टान का निर्माण कैसा होता, कैसे होगा, उस पर भी हम आएंगे। पहले अभी ये समझिए कि पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है। देखिए अगर बात करें हम पर्वत की, तो ये आपका फिगर है पर्वत पठार की। तो पर्वत का जो ऊपरी सिरा आप देख रहे होते हैं, ये ऊपरी सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है, ठीक ठीक है। और इसका जो ढाल होगा बहुत ही तीव्र, बहुत ही मतलब कि हाई लेवल पे ढाल होगा। आप यहाँ रखिएगा तुरंत चीज़ें लुढ़क कर गिर जाएगी। लेकिन जो पठार आप जो देखते हैं, इसकी जो ऊपरी सिरा आप जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, या जो आपको दिखाई पड़ रहा, ये क्या होगा, नुकीला नहीं होता है। और जो ढाल भी जो होती है वो बहुत कम होती है, या फिर आप बोल सकते हैं ढाल कैसे होती है, मंद होती है। तो जो भारत का जो ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये जो क्षेत्र है इसकी ऊंचाई बहुत अधिक भी नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका समतल वाला क्षेत्र थोड़ा देखने को मिलता है, और इस कारण इसकी जो ढाल होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी मंद होती है। तो ये क्षेत्र आपका क्या कहलाया, पठार। कैसा पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। क्यों प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि ये तीनों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अब झारखंड कहाँ स्थित है आपका, प्रायद्वीपीय पठार में।
तो क्लियर हुआ कि नहीं ये लाइन, कि भारत की जो भौतिक संरचना है, भारत की जो भौतिक संरचना है, जो भौतिक रूप से प्राकृतिक रूप से जो विभाजन किया गया है, उसके तहत झारखंड कहाँ आता है, तो झारखंड प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। अब आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा कि झारखंड स्थित है नॉर्थन माउंटेन रीजन में, प्लेन रीजन में, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, या फिर प्रायद्वीपीय पठार में। तो झारखंड कहाँ स्थित है आपका, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई, प्रायद्वीपीय पठार में क्यों स्थित है, भारत की जो भौतिक संरचना है इसके अंतर्गत झारखंड कहाँ आएगा, आपका प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में आएगा। क्यों आएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। ठीक, अब देखिए इसके आगे चीज़ों को हम जब पढ़ रहे होते हैं, इससे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। देखिए पहले इसको हम पढ़ते हैं, तब और भी आपको डाउट बनेगा, तब उस डाउट को क्लियर करने में हमें मजा आएगी। पहला लाइन तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ आपको अगले लाइन में देखने को मिल रहा है क्या, कि पृथ्वी की जो लगभग आयु है वो 5 अरब वर्ष है। ठीक है ना, देखिए समझिए इसका मतलब क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 91, 92, 93, 94, 95, 96, इतना ही होगा, या 90 होगा, या 89 होगा। तो अभी आपका अप्रॉक्स एज मान के चलते, किसी का 30, किसी का 25, किसी का 26, किसी का 32, इतना साल हो रहा होगा, यानी कि आपके पास 30 साल 32 साल इतना ही उम्र हो रहा। लेकिन जो पृथ्वी की जब हम बात कर रहे होते हैं, पृथ्वी के जो बने हुए कितने साल हो गए, यानी पृथ्वी का जो जन्म हुआ है, और आप अभी जो 2023 में जो आप देख रहे हो या जो पढ़ रहे हैं, उस समय से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और अभी की जब बात की जाए, तो पृथ्वी का जो उम्र हो गया है वो कितना हो गया, 5 अरब वर्ष हो गए। यानी पृथ्वी की लगभग आयु कितनी है, 5 अरब वर्ष। ठीक, अब ये जो 5 अरब वर्ष आप जो बात कर रहे हो, या फिर आप अपनी जब बात कर रहे होते, 30 साल आपकी जब उम्र हुई, तो इस 30 साल के उम्र के दौरान आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी चेंजेस हुए। ठीक है ना, आपका ग्रोथ हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ, आपका विकास हुआ, आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज आया, आपका मानसिक विकास हुआ है। ठीक है ना, बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी बदलाव आई है। उसी प्रकार 5 अरब वर्ष के दौरान पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन हुई है। अब इस परिवर्तन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। क्या पृथ्वी ठोस रूप में स्टार्टिंग में था, नहीं, पृथ्वी एक गैस का एक गोला था। गैस के गोले से फिर कैसे वो ठोस का रूप लिया, ठोस के रूप लेने के बाद पृथ्वी में कोई जीवन नहीं थी स्टार्टिंग में। ठीक है ना, पृथ्वी में कोई भी जीवन स्टार्टिंग में नहीं थी। फिर धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई, वहाँ पर जीवन स्टैब्लिश्ड हुआ। जब जीवन वहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन यापन होना स्टार्ट हुआ, रेंगने वाले जीव आए। उसके बाद आपके जो जलीय जीव जंतु हैं वो वहाँ पर विकास हुए, मानव का विकास हुआ, पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई। तो धीरे धीरे पर्वत, पठार, चट्टानों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो ये सारे परिवर्तन इस 5 अरब वर्ष के दौरान हुए हैं। तो इस 5 अरब वर्ष के दौरान जो भी परिवर्तन आए हुए हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, पढ़ते हैं। ठीक है ना, आप इंडियन ज्योग्राफी में से पढ़ते हैं। तो अभी हमने कहा कि ये जो पृथ्वी का जन्म हुए 5 अरब वर्ष हुए, तो इस 5 अरब वर्ष के दौरान पृथ्वी के में जो परिवर्तन हुए, उसके तहत हमने एक बात बताई कि पृथ्वी में पर्वत, पहाड़, चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। चट्टान की बात आई, तो जब पृथ्वी में चट्टान की उत्पत्ति हुई है, इट मीन्स भारत में भी उत्पत्ति हुई होगी। और अगर भारत में उत्पत्ति हुई है, तो इट मीन्स झारखंड में भी कुछ ना कुछ वहाँ पर भी हलचल मची होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अब हमारा चैप्टर भी चट्टान के ऊपर ही है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहे हैं। आपको वहाँ पर हम पहुँचाना चाह रहे हैं जहाँ हमारा ये चैप्टर कहता है कि हमें चट्टान के बारे पढ़ना है, झारखंड की। तो देखिए पृथ्वी की लगभग आयु कितनी है, 5 अरब वर्ष। ये लाइन क्लियर हो गया। इस 5 अरब वर्ष के दौरान पृथ्वी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है ना, इस 5 अरब वर्ष में क्या क्या हुआ, पृथ्वी की निर्माण हुई है, जल या स्थलीय जीव आए हैं, जीव जंतु आए, पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई, और भी बहुत सारी चीज़, रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हुई है, उभयचर जीव आए हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जीव की उत्पत्ति हुई है। तो इस 5 अरब वर्ष को, अब देखिए, अब ये जो 5 अरब वर्ष है, क्या आपको छोटा मोटा वर्ष लग रहा है? सोचिए, ये 30 वर्ष को अगर आप कैलकुलेट करना बैठे तो आपके कितने कॉपी भर जाएंगे। तो आप 5 अरब वर्ष को जब आप पढ़ना होता है, आपको पढ़ना होगा, तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे? तो अब जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं। एक ब्लॉक बना दिए, जैसे कि अब झारखंड पे अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो क्या कोई एक मिनिस्ट्री जो है आपके, वो चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? नहीं। तो क्या किया गया, फाइन, लॉ एंड ऑर्डर का एक मिनिस्टर बने,
मिनिस्टर के बाद डीआईजी हो गया, डीजी हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया। तो क्या हुआ, कार्य को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। उसी प्रकार 5 अरब वर्ष को पढ़ना आसान नहीं है, तो अब हमने क्या किया, इस 5 अरब वर्ष को क्या किया, बहुत सारे एरा में या फिर बहुत सारे युग में हमने उसको क्या किया, बांट दिए। जैसे ये 5 युग हमने नाम रखा है, यहाँ पर 5 जो युग है, इस 5 अरब वर्ष को हमने बांटा है। यानी कि इस 5 अरब वर्ष में जो भारत बोल रहा हूँ, जो पृथ्वी में जो परिवर्तन हुई है उसको हम लोग पढ़ेंगे 5 युग में, यानी कि 5 एरा में। जैसे पहला एरा या पहला युग जो है आपका प्री पैलियोजोइक एरा जिसको बोलते हैं, या फिर हम इसे प्री कैम्ब्रियन युग भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो एरा है आपकी पैलियोजोइक एरा है, तीसरा आपका मेसोजोइक एरा है, चौथा आपका सीनोजोइक एरा है, और पांचवा आपका नियोजोइक एरा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ना है 5 अरब वर्ष के बारे में। अब प्री पैलियोजोइक एरा में, अब जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि आपके पास 200 वर्ष का डाटा आपको दिया गया है, 200 वर्ष का, ठीक है ना। अब इस 200 वर्ष के बारे आपको स्टडी करनी है, तो आपने क्या किया है, 5 भाग में इसको डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है ना। इस प्रकार आपने 5 भाग में इसको डिवाइड कर दिया। आपने यहाँ पर रखा है 1 से 50 साल, उसके बाद यहाँ आपने रखा 50 से 100 साल, और उसके बाद यहाँ मैं इसको 4 साल कर दे रहा हूँ, 50 से 100 साल, उसके बाद यहाँ से आपने कर दिया 100 से 150 साल, उसके बाद यहाँ 150 से 200 साल का डाटा रखा आपने, उसके बाद 200 से यहाँ 250 साल की डाटा रखा आपने। फिर इसी प्रकार आगे चला, आपने 6, 7, 8, 9 करके चला। तो देखिए आपने क्या किया, इसी प्रकार 5 जो अरब वर्ष थे इसको आपने क्या किया, 5 भाग में विभाजित कर दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आपने क्या देखा कि ये 1 से 50 वर्ष का बीच का जो भी डाटा बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आपने क्या किया, 4 भाग में आपने इसको बांटने की कोशिश की, ठीक है। तो इस 4 भाग में आपने क्या किया, इसको 1 से 10 में रख दिया, यहाँ पे फिर 10 से आपने 20 कर दिया, 20 वर्ष की डाटा रख दिया, यहाँ से 20 से 30 कर दिया, 30 से 40 वर्ष का डाटा अलग अलग, ताकि आप चीज़ों को आराम से कलेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ। उसी प्रकार यहाँ पर जब हमने 5 अरब वर्ष को 5 युग में बांटा, तो प्री पैलियोजोइक एरा को भी फिर हमने फर्दर कई काल में डिवाइड किया। देखिए युग को हमने काल में फिर डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार पैलियोजोइक एरा में भी बहुत सारे काल होंगे, 4-5 काल होंगे। मेसोजोइक एरा में भी आपको 3-4-5 काल देखने को मिलेंगे। सीनोजोइक एरा जिसमें आप जेरोसिक काल की बात करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं, हम आएंगे वहाँ पे भी। तो इसको भी फिर फर्दर 4-5 काल में बांट दिए, और इसको भी फिर हम फर्दर 4-5 काल में बांट दिए। तब जाकर हम पृथ्वी के 5 अरब वर्ष में जो भी परिवर्तन आए उसको एक एक काल में रखते गए और चीज़ों को समझते गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अभी तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, हमें ये बताइए। चीज़ों को आराम से इसको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है हमें, इसीलिए इतना टाइम ले रहे हैं। तो हमें पहले ये क्लियर हो गया कि झारखंड जो भारत में स्थित है, भौतिक संरचना के आधार पर अगर बात की जाए, फिजिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, तो झारखंड कहाँ स्थित करता है भारत में, तो प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में आता है। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो वो क्या होती है, प्रायद्वीपीय कहने का मतलब है जो तीनों क्षेत्र क्या होगा, पानी से घिरा होगा। पठार और पर्वत में अंतर ये होता है, जो उसकी ऊपरी सिरा नुकीली होती है, लेकिन पठार की जो ऊपरी सिरा क्या होती है, नुकीली नहीं होती, और जो ढाल भी होता है वो क्या होता है, मंद होता है। पृथ्वी की लगभग आयु की अगर बात की जाए तो कितनी है, वो 5 अरब वर्ष है। और इस 5 अरब वर्ष के दौरान जो भी परिवर्तन पृथ्वी में हुई है, ठीक है ना, पृथ्वी की जो लगभग आयु 5 अरब वर्ष है, और इस 5 अरब वर्ष के दौरान में जो भी परिवर्तन हुई, उस परिवर्तन को पढ़ने के लिए हमने कई क्या किए, एरा में उसको बांटा है। और इस एरा के अंदर, इस युग के अंदर भी बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, काल देखने को मिलेंगे। इतनी बातें यहाँ पर क्लियर है या नहीं, हमें ये बताइए, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि पृथ्वी में जीव, चट्टाने यानी कि पर्वत का निर्माण प्रथम युग से चतुर्थ युग के दौरान हुई है, ठीक है ना। यानी कि ये जो प्रथम युग है, यहाँ से लेकर चौथे युग तक कई तरह के पर्वत चट्टानों का निर्माण हुआ, यहाँ पर वही बताया गया, ठीक है ना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चीज़ों को अभी समझना है। और इसी युग में पृथ्वी में काफ़ी हलचलें हुई है। यानी कि जो पहला युग है, यानी कि पैलियोजोइक एरा से जो पहला प्री पैलियोजोइक एरा है, यानी कि प्री कैम्ब्रियन एरा जो है, यहाँ से लेकर के चौथे युग तक पृथ्वी में काफ़ी ज़्यादा हलचलें हुई है। और इस हलचल के दौरान, ठीक है ना, हलचलें हुई जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी में अगर परिवर्तन हो रहा है, इट मीन्स भारत कहाँ है, पृथ्वी में है। और भारत के साथ साथ झारखंड कहाँ है, तो वो भी भारत में स्थित है। तो अगर भारत में कोई हलचल मच रही है, इट मीन्स झारखंड में भी मचेगी। तो परिणाम स्वरूप पृथ्वी में परिवर्तन देखने को मिले इस युग में झारखंड की भी भूगर्भिक संरचना की निर्माण होती है, समझे आपने।
जो आपका प्रथम जो ये काल है, सॉरी, प्रथम जो युग है और चौथे जो युग है, इस प्रथम युग से चौथे युग में पृथ्वी में काफ़ी हलचल मची है, ठीक है ना। और इस पृथ्वी में काफ़ी हलचल मचने के कारण पृथ्वी में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले। पृथ्वी में परिवर्तन हुआ तो भारत में भी कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले। कई तरह के पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, कई पठार का निर्माण हुआ, ठीक है ना। अरावली पर्वत जो आप देख रहे होते, सबसे पुराना पर्वत जो है। तो साथ के साथ भारत में जब परिवर्तन देखने को मिला तो साथ के साथ झारखंड की भी जो भूगर्भिक है उसकी भी संरचना का निर्माण हुआ, यानी कि झारखंड का जो आप क्षेत्र देखते हैं उसका भी निर्माण होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार की जो आप बात करते हैं, तो जब पृथ्वी में जब भारत की जब हिमालय का जब उत्थान हो रहा था ना, यानी हिमालय का जब निर्माण हो रहा था, तो उसी समय झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर भी जो पूरा पठारी एरिया है वहाँ पर भी बहुत सारे हलचल मची और बहुत सारे पठार, पर्वत, चट्टानों का निर्माण हुआ है। चीज़ें समझ में आई किस प्रकार झारखंड में चीज़ें हो रही थी। भारत में हुई और उससे पहले कहाँ हुई, पूरी पृथ्वी में हुई। तो ये हम लोग भारत बोल रहे हैं और झारखंड बोल रहे हैं, तो ये समझिए पूरे वर्ल्ड में हो रहा था। अमेरिका में अलग कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे थे, अफ्रीका में अलग हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया में। इस दौरान कई तरह के पर्वतों, पठार का निर्माण हुए, कई तरह की ज्वालामुखी की उत्पन्न हुई, ठीक है ना। इस तरह के हलचल पूरे विश्व में मच रही थी। तो साथ में साथ भारत में भी हुई और झारखंड में भी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि जो युग है उसको हम लोग काल में विभाजित करते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि जैसे कि प्री पैलियोजोइक एरा, तो उसमें भी 3-4 काल होंगे, क्योंकि 5 अरब वर्ष को हमने पहले 5 युग में बांटा और फिर पांचों युग को हम क्या किए, टाइम पीरियड, एक काल में उसको हमने बांटा। तो वही लाइन लिखा हुआ है। अगला जो लाइन लिखा हुआ है, झारखंड में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, ठीक है ना, इसको समझते हैं थोड़ा सा। झारखंड में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं भारत की प्राचीनतम चट्टानों में से एक है, यानी कि जो चट्टान भारत की बहुत ही प्राचीनतम चट्टान है, उन्हीं चट्टानों में से जो प्राचीनतम जो चट्टान है वही चट्टान आपके झारखंड में भी पाई जाती है। यानी कि झारखंड में जो पाई जाने वाली चट्टान है वो एक प्रकार की प्राचीनतम चट्टानें हैं। अब वो कैसी चट्टानें हैं उसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पूरा अब झारखंड में जिस प्रकार की चट्टानें उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि झारखंड में चट्टानों की या फिर भूगर्भिक संरचना जो टॉपिक का नाम है, कैसे हलचल पृथ्वी में मचने के कारण भारत में मची और भारत में मचने के तहत झारखंड में मचती है, और फिर झारखंड में जो चट्टानों का निर्माण होता है जिसको आपको पढ़ना होता है। लेकिन चट्टान का निर्माण कैसे होता है उसको पहले एक बार समझिए आप लोग, ठीक है ना, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिएगा कि पर्वत, पहाड़ या जो चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है, जो निर्माण होती है, वो कैसे होती है। ये आपकी क्या है, पृथ्वी की सतह है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर गाड़ी वगैरह चल रही है, ये आपकी महासागर हो गई, ठीक है ना। ठीक है, पानी वगैरह है, यानी कि जो भी सागर वगैरह आप देख रहे हैं। तो यहाँ से जब आप 100 किलोमीटर अंदर चलते हैं तो ये जो आपका क्षेत्र होता है, ठीक है ना, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल। ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल से जब आप 400 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं स्थैनोस्फीयर, यानी इसे हम कहते हैं दुर्बल मंडल, ठीक है। अब देखिए ये क्या, पूरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी का हम एक छोटा सा पार्ट इतना कट कर रहे हैं, ठीक है ना, इतना कट करके हम इसको बाहर निकालें इस प्रकार से, ठीक है। इसको समझिएगा, इसको आप समझ लिए तो पूरा पृथ्वी को फिर आप समझ लेंगे। तो ये पृथ्वी की जो बनावट है, इसके बनावट को हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, ठीक है ना। अब क्रस्ट को भी हम 2 भाग में बांटते हैं, ये आउटर क्रस्ट हो गया, या इनर क्रस्ट हो गया। ये आपका आउटर मेंटल हो गया, इनर मेंटल हो गया, ये आउटर क्रोड हो गया, ये क्या हो गया आपका, इनर क्रोड हो गया, ठीक है ना। यही बनावट होती है। ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ये सभी सॉलिड होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये आपका लिक्विड होता है और ये आपका लिक्विड होता है, ये आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। आखिर क्यों होता है इसको भी समझिएगा। अभी देखिए ये आपका क्या है, लिथोस्फीयर है। जब आप 100 किलोमीटर अंदर आए तो इसको आपने क्या कहा, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल कहा। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कुछ प्लेट की बात की जा रही है। प्लेट क्या होते हैं, तो देखिए प्लेट दो जो होते हैं आपके, 2 प्रकार के प्लेट होते हैं। एक होता है आपका महाद्वीपीय प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट, और एक होता है आपका महासागरीय प्लेट यानी कि ओशियनिक प्लेट। अब यह बहुत डिटेल तो नहीं चल सकते हैं, चीज़ों को बस हमें समझाना है कि चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है, उसको आपको समझना है। तो देखिए ये जो आपका महाद्वीपीय प्लेट है या फिर मैंने जो बोला कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, इसका मतलब ये है कि ये वो प्लेट है, मैं मान के चलता हूँ ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है ना। और इतना जो आपको दिख रहा है ये आपका ओशियनिक प्लेट है, ओ सी मतलब ओशियनिक यानी कि महासागरीय प्लेट है, और ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है।
मतलब जितने आपके 5 महाद्वीप है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप, ये सभी क्या है, महाद्वीपीय है, यानी कि स्थल, यानी क्या वहाँ पर भूमि कैसी है आपकी, स्थल है, भूमि है, क्षेत्र है। तो वो सभी के सभी जो महाद्वीप, मैंने पांचों महाद्वीप का नाम लिया, वो इस प्लेट के ऊपर स्थित है। यानी इधर जो ऊपर वाला सेक्टर जो मिला, देखिए यह स्थल वाला भाग इस प्लेट के ऊपर स्थित है। लेकिन जितने महासागर होंगे ये कौन से प्लेट पे टिके होंगे, महासागरीय प्लेट के ऊपर टिके होंगे। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गए यहाँ तक? ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये जो प्लेट के ऊपर आपका ये महासागर टिका हुआ है, या फिर ये भूखंड या फिर भूभाग टिका हुआ, तो ये प्लेट तो कहीं अगर गिर जाए नीचे तो देखिए नहीं गिरती। इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या है, आपका मेग्मा है। अब ये मेग्मा क्या होता है इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये जो आप स्टेनोस्फेयर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपके कुछ रेडियो एक्टिव, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ मिलते हैं। और ये जो रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी को रिलीज करने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, अप्रोक्स 2000 डिग्री सेल्सियस, नियरेस्ट 1900 डिग्री सेल्सियस। तो इतना अधिक टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर जो भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। ठीक है ना, तो इतना अधिक हाई टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है ना, यहाँ ऊपर में क्या कर रहा होता है, ये अपने आप अपने ऊपर से ये क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। ठीक है ना, इस फोर्स के कारण ही आपकी ये जो प्लेट है, आपकी ये प्लेट मतलब क्या, आपकी जो ये आपकी महासागरीय प्लेट हो जाए, ओशियनिक प्लेट हो जाए, या फिर महाद्वीपीय प्लेट है, इसको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है आपकी ये क्या, आपकी स्टेनोस्फीयर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो आपकी यहाँ पर स्टेनोस्फीयर है, जो आपकी स्थल मंडल है, सॉरी जो दुर्बल मंडल है, यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो पदार्थ मिलते हैं वो इतने क्या होते हैं, हाई लेवल पे एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर सारे के सारे सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। और मेल्ट करने के दौरान क्या होता है ना, एक मेग्मा का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेग्मा। फिर बाद में जब वो बाहर निकलती है, जब वो सूख जाएगी, ठीक है ना, हवा के कारण या फिर वर्षा के कारण या पानी के कारण, उसको हम नाम दे देते हैं लावा का। तो ये जो मेग्मा होता है ना, ये मेग्मा ऊपर बाहर निकलना चाहती है, तो ये ऊपर प्रेशर लगाता है ये मेग्मा, जिसके कारण आपका प्लेट क्या होता है, टिका होता है। ठीक है, और इस प्लेट के टिके होने के कारण इसके ऊपर महासागर स्थित है। आपके हिंद महासागर हो गए, अरब महासागर हो गए, आपके प्रशांत महासागर हो गए, अटलांटिक महासागर हो गए। और इस प्लेट यानी कि महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर आपका सारे कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया टिकी हुई है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपने नाम सुना होगा भूकंप का, कभी कभी आपने नाम सुना होगा ज्वालामुखी का। अब होता क्या है, अब इतना हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के कारण बहुत अधिक फोर्स लगने के कारण, ठीक है ना, अब ये प्लेट को तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं ये दोनों प्लेट हो सकता, महाद्वीपीय प्लेट होंगे, इधर अमेरिका वाला प्लेट हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाया है, यहाँ महासागर बनाया था इसलिए कि ये महासागर प्लेट हो गया, ये आपका महाद्वीपीय प्लेट हो गया। तो बहुत अधिक टेम्परेचर अधिक जब हो जाता है तो अंदर भी क्या हो रहा है, बहुत अधिक तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अधिक ताप और अधिक दाब, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण ये जब ऊपर प्रेशर लगता है तो तो इसके कारण ये प्लेट एक तरह से समझिए कि नाव की तरह, ठीक है ना, जैसे नाव आपकी पानी में तैर रही होती है ना, उसी तरह ये प्लेट भी आपकी इस मेग्मा के ऊपर तैर रही है। अगर कुछ हलचल यहाँ होगी तो इसमें हलचल होगी, और इसमें जब हलचल होगी तो आपका भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति आपको सुनने को मिलती है। लेकिन कब आपको भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी, देखिए जब ये मेग्मा में बहुत ज़्यादा हलचल मचा है, और जब ये दो प्लेट, ठीक है ना, अगर ये दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, तब जब यहाँ पे हलचल मचने के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट पर टक्कर काटती है तो आपको भूकंप की स्थिति या भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब दोनों प्लेट, सॉरी, जब दोनों में से कोई एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट हो और एक महासागरीय प्लेट है, जैसे इधर मान के चलते आपकी उत्तरी अमेरिका है, इधर आपका प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर आपकी जो मेग्मा में कुछ हलचल मची, बाहर निकली, प्रेशर लगाई, तो यहाँ से आपकी उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी की। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो कि सर ऐसा क्यों होता है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय जब प्लेट दोनों, जब दोनों के बीच में जब आपका मेग्मा बाहर निकलता है, या फिर जब हलचल मचती है तब मेग्मा बाहर कैसे निकल जाती है, इस केस में भी मेग्मा को बाहर निकल जाना चाहिए तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो महाद्वीपीय जो प्लेट होती है ना, इसकी जो मोटाई होती है अप्रोक्स 30 या 25 या 20 से लेकर 25 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। लेकिन जो महासागरीय जो प्लेट है ना, इसकी मोटाई 8 से 10 किलोमीटर की होती है।
तो महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होने के कारण मैग्मा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब ये जैसे ही मैग्मा बाहर निकला, आप समझिएगा, ठीक है ना, ये मैग्मा जैसे ही यहाँ से बाहर निकला आपका, ठीक है ना, तो बाहर निकलते ही क्या हुआ, फिर बाहर आकर ये जमा होगा आपके, ये जब जमा हो गया तो इसको आप क्या नाम दे देते हैं, लावा का नाम देते हैं। ठंडा हो जाता है, एक ठोस का रूप धारण कर लेता है, इसी को आप क्या नाम देते हैं, चट्टान या पर्वत या पहाड़ का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया आपकी कैसे उत्पत्ति हुई है। कब ज्वालामुखी बाहर निकलेगी, जब दोनों में से कोई एक प्लेट महासागरीय होगा और एक क्या होगा आपका महाद्वीपीय होगा। महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होने के कारण मैग्मा बाहर आ जाती है, लेकिन जब दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट ही होगा तो इसकी मोटाई अधिक होने के कारण आपकी जो लावा है या फिर जो मैग्मा है, सॉरी, वो बाहर नहीं आ पाती है। इसके कारण ये प्लेट में ही हलचल मचती है, प्लेट एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के कहीं नीचे या ऊपर चले, जिसके कारण भूकंप की स्थिति उत्पन्न होने को मिलती है। तो समझ में आया चट्टान का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। अब आगे चलते हैं अब हम लोग, देखिए, तो आपका जो पहला जो युग है हमने कहा था प्री कैम्ब्रियन युग या फिर हमने कहा था पैलियोजोइक एरा, ठीक है ना। तो हमने एरा को, युग को क्या किया है, टाइम पीरियड यानी कि काल में बांटा था। तो पैलियोजोइक जो एरा है या फिर प्री कैम्ब्रियन जो एरा था उसका एक काल है, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया ना कि जैसे हमें 1 से 400 साल के बारे में स्टडी करनी है, तो 1 से 50 ये आपका मान के चलिए आपका पैलियोजोइक एरा या फिर प्री कैम्ब्रियन एरा है। तो 1 से 50 को हमने 4 भाग में बांटा। एक आपका काल का नाम है आर्कियन काल, ठीक है ना, आर्कियन काल, ये टाइम पीरियड है, आर्कियन का टाइम पीरियड है, आर्कियन काल ये नाम रखा गया। तो प्री कैम यहाँ लिखा क्या गया है कि प्री कैम्ब्रियन एरा का एक काल है आर्कियन काल, आर्कियन पीरियड। इसी काल में क्या हुआ, चट्टान का जो निर्माण होता है, उस चट्टान का जो निर्माण हुआ इस काल में, आर्कियन काल में निर्माण होने के कारण उस चट्टान का नाम रख दिया गया आर्कियन कालीन चट्टान। समझ में आया, आर्कियन कालीन चट्टान का मतलब समझ में आ रहा है कि आर्कियन कालीन चट्टान क्या है। हमने ये समझ लिया चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वालामुखी की जब उत्पत्ति होती है, जो मैग्मा बाहर आता है, देखिए जो बाहर आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। और आपको क्या लग रहा है कि आपको मैंने जो फिगर ऐसा दिखाया है ऐसे बस इतना निकलता नहीं, जो निकलता है ना, जो निकल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर, वो क्षेत्र को। और इसकी जो व्यास यानी कि इसकी जो डायमीटर होती है ना, एग्जैक्ट डायमीटर तो याद नहीं आ रहा, सोच मतलब मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, 21 किलोमीटर इसकी डायमीटर होती है, व्यास होती है, ये अप्रॉक्स मैंने लिखा। सोचिए कितना चौड़ा होगा और कितना आपका, जब यहाँ से मैग्मा बाहर निकलती है तो एक विशाल चट्टान पर्वत पहाड़ का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है ना। फिर उसमें बहुत सारी, अब देखिए यहाँ से आपका क्या हुआ, जो यहाँ पर ये अवसाद जमा हो गए, ये लावा जमा हो गया, एक चट्टान का निर्माण हुआ, फिर वर्षा होगी, नदियाँ आएंगी, पर्वत आएंगे, मानव के तरफ से कोई ऐसा कोई फिजिकल वर्क किया जाएगा, इसकी कटाई होगी। तो ये कटाई होगी, उसके बाद कुछ और रूप होगा, हवा के कारण इस चट्टान का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण भी होगा, तो वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ पर एक पर्वत पहाड़ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम आएंगे, ये मैंने बस एक मतलब इतना हल्का सा दिमाग में दे दिया कि ऐसा भी कुछ चीज़ें होती है। तो आर्कियन कालीन चट्टान का मतलब हमने ये बताया कि पैलियोजोइक एरा या फिर प्री कैम्ब्रियन एरा जो है उसको हमने जब एक काल में बांटा, उसका एक काल था आपका आर्कियन काल। इस आर्कियन काल में जो चट्टान की निर्माण हुई, उस चट्टान को हमने इस काल में चट्टान का निर्माण हुआ, इसलिए उस चट्टान का नाम ही हमने रख दिया आर्कियन कालीन चट्टान, ठीक है ना। अब देखिए जो आर्कियन काल में चट्टान का निर्माण हुआ, इस कारण इसका हमने क्या रख दिया, आर्कियन कालीन चट्टान नाम रख दिया। अब झारखंड में बात किया जाए तो झारखंड में सर्वाधिक भूभाग पर जो है विस्तार है इसका आपका आर्कियन कालीन चट्टान का। लेकिन जो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए इस बार, ठीक है ना, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके अकॉर्डिंग वहाँ जो लिखा गया है 85% इसका विस्तार है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जामिनर शायद पूछ ले, इकोनॉमिक सर्वे की बात है, वहाँ भी इन्होंने लिखा, मेंशन किया कि जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो आर्कियन कालीन चट्टान का जो विस्तार है झारखंड में वो कितना है, 85% है, 90% से 85%। देखिए अब समझिए जो आपका झारखंड है, ठीक है ना, देखिए ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका झारखंड हो गया। तो झारखंड का जो पूरा भूभाग में इसका मैक्सिमम 85 से 90% कैसा चट्टान आपको मिलता है, तो आर्कियन कालीन चट्टान मिलता है। क्लियर हो गया भाई। अब कुछ चीज़ों को समझिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टानों के प्रकार को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझिएगा चीज़ें फिर आप रटते रहिएगा और चीज़ें कभी क्लियर भी नहीं होगी और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं।
अभी आपको इतना समझ में आ गया कि झारखंड में किस प्रकार की मैक्सिमम चट्टानें देखने को मिलती है, आर्कियनकालीन चट्टान देखने को मिलती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ चट्टान की बात की जाए तो पहला जो चट्टान का टाइप होता है आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है ना। देखिए हुआ क्या, जब ज्वालामुखी का जब उत्पत्ति हुई तो ज्वालामुखी के दौरान मेग्मा या फिर हम जिसे लावा भी बोल सकते हैं, लावा के निकलने के कारण जब वो ठंडा होती है तो ठंडा होने के बाद ये देखिए ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद क्या हुआ, एक कठोर रूप धारण कर लेती है। कैसा होता है, एक कठोर रूप। इस कठोर रूप चट्टान को ही हम कैसा चट्टान का नाम देते हैं, आग्नेय चट्टान। यानी जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होने के बाद जब वो ठंडा हुआ, लावा का फॉर्मेशन हुआ तो एक कठोर रूप में होता है, तो वो जो चट्टान का फॉर्मेशन हुआ उस चट्टान को आप क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। तो पहला क्वेश्चन तो ये, आग्नेय चट्टान की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो कठोर होती है। ठीक है ना। झारखंड में भी कैसी प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी, वो अभी आपको ये मैं बोलूंगा आग्नेय चट्टान। तो वो समझना चाहिए कि आग्नेय चट्टान होता क्या है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ये चट्टान होती है और ये कठोर अवस्था में पाई जाती है। अग्नेय चट्टान की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत चीज ये है कि जो अग्नेय चट्टान में बहुमूल्य धातु, ठीक है ना, बहुमूल्य धातु की प्राप्ति देखी जाती है, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, निकेल आदि की उत्पत्ति होने के कारण यहाँ पर इसके खनिज भी, ठीक है ना, इस अग्नि चट्टान में पाए जाते हैं। तो देखिए खनिज वाला चैप्टर क्यों इससे रिलेट करता है, नदी वाला चैप्टर भी क्यों यहाँ से रिलेट करता है, इसको इसलिए मैंने बोला था। तो यहाँ लिखा गया है कि अग्नि चट्टान में बहुमूल्य धातु जैसे लोहा, तांबा, सोना, निकेल आदि खनिज के रूप में अग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं। छोटा नागपुर एंड दक्कन पठार में ये मिलती है। मतलब जो अग्नेय चट्टान जो है आपका पूरा छोटा नागपुर पठार में, और जो दक्कन का जो पठार है, ठीक है ना, जो भारत का जो दक्षिण वाला एरिया जो है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ये पठार, पठार क्लियर है ना, पठार वो पर्वत ही एक तरह से समझिए, बट क्या है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। मैंने बताया था नुकीला होगा, ये नुकीला नहीं होगा, इसकी ढाल कम होगी। तो जो प्रायद्वीपीय पठार में जो दक्कन का पठार है, साउथ वाला जो इलाका, अगर मैं मैप में दिखाऊं तो देखिए ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, भारत का ये मैप है, तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया और ये छोटा नागपुर पठार है पूरा। तो यहाँ पर आपको अग्नेय चट्टान, यहाँ पर भी आपको अग्नेय चट्टान देखने को मिलेंगे। और अगर ये अग्नेय चट्टान देखने को मिलेंगे तो इसकी प्रवृत्ति कैसे होंगे, कठोर होंगे। यहाँ पर खनिज की क्या होगी, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। और खास करके कौन कौन से, तो आपका हो गया लोहा, तांबा, सोना, निकेल और भी चीजें मिलेगी। अग्नेय चट्टान क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बताया गया है कि तापमान अधिक होने के कारण कोई भी जीवाश्म फॉसिल नहीं सर्वाइव कर पाती। इसका मतलब समझिए, देखिए होता क्या है, हमने क्या कहा था कि जो ज्वालामुखी, जो मैंने बोला था, जो दुर्बल मंडल है, जो स्टेनोस्फेयर है, वहाँ पर क्या है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलते हैं। जो मेग्मा बाहर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो वो हाई टेम्परेचर में जो मेग्मा बाहर आई है ना, बाहर आई और ठंडा होने के बाद जब लावा का फॉर्मेशन हुई, तो ये जो बाहर आया आपका ये काफ़ी हाई टेम्परेचर में था। हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर ना तो कोई पेड़ पौधे का कोई अवशेष या फिर मानव या फिर कोई जीव जंतु का अवशेष यहाँ पर क्या हुआ, सर्वाइव ही नहीं कर पाता, इतना हाई अधिक टेम्परेचर होने के कारण। इसलिए अग्नेय चट्टान की अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कैसी होती है, जीवाश्म रहित होती है। यहाँ पर कोई भी जीवाश्म, कोई भी फॉसिल्स नहीं सर्वाइव कर पाती है। जीवाश्म का मतलब है क्या, कार्बनिक पदार्थ यानी कि मानव, पेड़ पौधे, जीव के अवशेष जब इन चट्टानों से दबते हैं तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये अवशेष भी खुद को सर्वाइव, मतलब हाई टेम्परेचर होने के कारण अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए फॉसिल्स आर एब्सेंट। इस कारण अग्नेय चट्टान में क्या होगा, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया अग्नेय चट्टान के बारे में। पहली चीज़ ये कि ये कैसी होती है, कठोर होती है। खनिजों की क्या होती है, भंडार यहाँ मिलेगी, खासकर लोहा, तांबा, चांदी, निकेल की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखा, ये क्या होती है, जीवाश्म रहित होती है, यानी कि यहाँ पर फॉसिल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार वाला इलाका और जो दक्कन का पठार है, यहाँ पर आपको अग्नि चट्टान देखने को मिलते हैं। इसलिए भारत में जो छोटा नागपुर का जो पठार उसे रूढ़ कहा जाता है, रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, यानी कि खनिज की प्रचुरता वहाँ पर है। दूसरा जो चट्टान है आपकी अवसादी चट्टान, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। पहला आपका रॉक्स हो गया चट्टान में आपका अग्नि चट्टान, दूसरा हो गया अवसादी चट्टान। अब देखिए झारखंड में ये सारे चट्टान मिलते हैं, तो इसकी पहले प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे तब तो वो झारखंड की बातें को आप समझ पाएंगे। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, जो ये आपका अग्नि चट्टान था, ठीक है ना, ये जो आपका चट्टान बना ये कैसी चट्टान था, आपका अग्नि चट्टान था। अग्नि चट्टान का क्या होता है, अपर्दन होता है। ये अपर्दन किस कारण होगा, वर्षा हुई, वायु आई, कोई भी मानव की द्वारा प्रक्रिया चलाई गई, उसके कारण क्या हुआ, उस चट्टान में अपर्दन हुआ, जिससे चट्टान टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ बताया था, हवा के कारण, वर्षा के कारण टूटने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर के यहाँ पर स्थित हो गए।
तो इस प्रकार से एक परत दर परत जाकर के स्थित होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, परतदार चट्टान का भी नाम दिया जाता है। परत दर परत चट्टान का निर्माण करती है, इसलिए इसे परत दर या फिर अवसादी चट्टान का भी नाम दिया था। अवसादी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो अवसाद इसका जो कटा छटा है यहाँ से एक स्थान से दूसरा है वही चट्टान, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चट्टान, ये अग्निय चट्टान है, लेकिन उस अग्निय चट्टान का अपर्दन होने के कारण, ठीक है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के परत दर परत एक चट्टान का फॉर्मेशन करती है। उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। क्लियर है भाई। ये आपका फिगर जैसे बनाया, मेग्मा निकला बाहर, ये लावा आकर ठंडा हो गया, इसको बोले अग्नि चट्टान। इससे ही आपका परत दर परत जो चट्टान एक जगह एक दूसरे के ऊपर मिलती गई, इसको हमने क्या नाम दिया, परत दर चट्टान या फिर अवसादी चट्टान। अगला जो चट्टान है आपका कायांतरित चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटाफॉर्मिक रॉक। नाम में ही रखा हुआ है रूपांतरित, ठीक है ना, रूप में क्या होगा, अंतर हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी की सतह के ऊपर या फिर पृथ्वी के सतह के नीचे उच्च ताप या दाब के कारण कुछ रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, चट्टानों में होती है। तो पृथ्वी का जो सतह है यानी कि ये जो पृथ्वी की जो सतह मैंने बताई, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस रासायनिक परिवर्तन के कारण, ठीक है ना, चट्टानों में भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चट्टानों में जो परिवर्तन होती है और इस रासायनिक क्रिया के दौरान अग्निय चट्टान, ठीक है ना, और जो अवसादी चट्टान है वो टूट टूट कर क्या होते हैं, एक नए रूप में परिवर्तन होने के कारण एक नई चट्टान का निर्माण होती है, जिसे आप कायांतरित चट्टान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका अग्निय चट्टान से बना आपका ये परत दर परत आपका अवसादी चट्टान, अब पृथ्वी की सतह के ऊपर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण और पृथ्वी के नीचे भी हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण इसमें क्या होता है, कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इस रासायनिक परिवर्तन के कारण ये अग्निय चट्टान क्या होता है, अपने रूप को परिवर्तन कर लेता है और ये अवसादी चट्टान भी अपने रूप को परिवर्तन कर लेता है और एक नए चट्टान का निर्माण करता है, जिसे आप क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। और ऐसा भी देखा गया है कि हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन इस रूपांतरित चट्टान में भी होता है, तो ये खुद रूपांतरित चट्टान एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या समझा आपने, ये जो चट्टान आपने देखा अग्निय चट्टान, ये अग्नि चट्टान में क्या हुआ, अपर्दन होने के कारण आपका बना अवसादी चट्टान, और जब रासायनिक परिवर्तन के कारण ये अग्नि चट्टान में क्या हुआ, रूपांतरण हुआ, उसको हमने कहा रूपांतरित चट्टान। इस अवसादी चट्टान में भी रूपांतरण हुआ, इसको हमने नाम दिया रूपांतरित चट्टान। और ये रूपांतरित चट्टान में भी रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसमें भी कुछ अलग प्रकार के चट्टान का फॉर्मेशन हुआ। तो ये देखिए अग्नि चट्टान से ही आपका रूपांतरित चट्टान बना है, अवसादी चट्टान से ही आपका रूपांतरित चट्टान बना, और इस रूपांतरित चट्टान में भी कुछ ऐसा केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन हुआ जिसके कारण उस चट्टान में रूपांतरण हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उसको भी आपने क्या नाम दिया, रूपांतरित चट्टान। मतलब अग्निय चट्टान ही अवसादी चट्टान बनता है और अवसादी चट्टान और अग्निय चट्टान ही आपका रूपांतरित चट्टान बनता है, या फिर रूपांतरित चट्टान ही आपका रूपांतरित चट्टान का निर्माण करता है। चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें मैंने लिखा है कि अवसादी जो चट्टान है यानी कि जो परत दर जो चट्टान का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इस चट्टान में क्या होते हैं, जीवाश्म प्रेजेंट होते हैं अग्नि चट्टान में। अब देखिए परत दर परत जो चट्टान का निर्माण हुआ इस प्रकार से, इसके ऊपर एक परत चढ़ गई, तो यहाँ पर जीवाश्म क्या हो गया, एक जगह आकर इकट्ठा हो गई, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब जीवाश्म मिलता है तो यहाँ पर आपको कोयले का भंडार, खनिज तेल जैसे पेट्रोल पाए जाएंगे, बलुआ पत्थर हो गया जिसका कलर लाल होता है, चूना पत्थर, नमक, ये सारी चीजें वहां पर आपको उस चट्टान में देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए ये सब चीज़ें हैं आपका, ये सब खैर इसको मैंने लिख रखा है क्योंकि जब जेपीएससी वगैरह जो मैं ले रहा हूँ बैच, उन सब में ये सब चीज़ें दूंगा। तो देखिए जो आग्नेय चट्टान होता है, अग्नि चट्टान में ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन होता है वो क्या बनाता है, आपका रूपांतरित चट्टान। उसी प्रकार जो अवसादी चट्टान होता है इसमें भी ताप दाब के कारण क्या बनता है, रूपांतरित चट्टान। तो देखिए जो अग्नि चट्टान है जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, ग्रेबो, तो ये पूछता है अग्नि चट्टान ग्रेनाइट का जो रूपांतरित चट्टान क्या होता है, ग्रेनाइट किस में बदलता है, आपका नीस में। किस, ये ग्रेनाइट क्या है, अग्नि चट्टान ही है। ये नीस क्या है, ये एक रूपांतरित चट्टान। ये कैसे बना, इस अग्नि चट्टान में ताप दाब के कारण। बेसाल्ट किस में बदल, शिस्ट में बदल जाता है। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में बदल जाता है। अवसादी चट्टान में भी ताप दाब के कारण ये रूपांतरित चट्टान में बदल गया। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, सेल स्लेट में बदल जाता है, डोलोमाइट संगमरमर में, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में, लिग्नाइट कोयला आपका एंथ्रासाइट कोयला में। समझ में आया। तो देखिए आग्नेय चट्टान ही आपका रूपांतरित चट्टान बनता है और अवसादी चट्टान ही आपका रूपांतरित चट्टान बनता है ताप और दाब के कारण।
अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि रूपांतरित चट्टान में भी, मैंने क्या बोला कि जो रूपांतरित चट्टान हुआ उसमें भी ताप दाब के कारण कुछ रूपांतरण होता है, तो रूपांतरित चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना, ये सब पूछता है। स्लेट फाइलाइट में बदलता है और फाइलाइट आपका सिस्ट में बदल जाता है, ठीक है ना। एक तो बेसाल्ट का भी जो रूपांतरण होता है सिस्ट में, और फाइलाइट का भी रूपांतरण होता है सिस्ट में। ये सब चीज़ें हैं, आपका बहुत डिटेल चले गए हैं। अब आते हैं हम लोग, और अब ये हमने चट्टान समझ लिया, अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, जो अब लगातार केवल झारखंड को कंसंट्रेट करेगा और बेसिक चीज़ों को अब हम लोग उसको केवल वहाँ से जोड़ेंगे जो पढ़े हैं अभी तक। देखिए आर्कियन कालीन चट्टान आपको समझ में आ रहा है कि जो पैलियोजोइक एरा है, प्री कैम्ब्रियन एरा का जो एक काल था आर्कियन काल, इस काल में जो चट्टान का फॉर्मेशन हुआ उसको हमने कहा आर्कियन कालीन चट्टान। झारखंड में इसका विस्तार 85 से 90% केवल आपको आर्कियन कालीन चट्टान ही मिलता है। आर्कियन कालीन जो चट्टान होता है, खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। आर्कियन कालीन जो चट्टान है जो देखी गई है, इसमें आपका जो खनिज संसाधन है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आर्कियन कालीन चट्टान में आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। अब समझ में आ रहा होगा, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान जो आपका क्या था, ठंडा होता है अग्नेय चट्टान, उसके बाद इसका अपर्दन होता है अवसादी चट्टान, और अग्नेय से रूपांतरित और अवसादी से रूपांतरित चट्टान का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों प्रकार के चट्टान आपको क्या होते हैं, आर्कियन कालीन चट्टान में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए झारखंड में क्या आपका अग्नि चट्टान मिल रहा है, इसलिए क्या आपका ग्रेनाइट मिलता है, ग्रेनाइट फिर क्या चीज में बदल जाता है, आपका नीस में, बेसाल्ट सिस्ट में बदल जाता है। अवसादी चट्टान मिल रहा है, तो जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सारी खनिज झारखंड में मिलती, क्योंकि अवसादी चट्टान प्रेजेंट होने के कारण, अग्नि चट्टान प्रेजेंट होने के कारण, और आपका कायांतरित चट्टान उपस्थित होने के कारण, ये तीनों चट्टान जो होते हैं क्या होते हैं, आपके आर्कियन कालीन चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। आर्कियन कालीन चट्टान जो है झारखंड में मुख्यतः कहाँ देखने को मिलेगा, आपका जो सिंहभूम वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, और जो सरायकेला हो गया, खरसवां, सिमडेगा में, ये मुख्यतः यहाँ मैंने लिखा। लेकिन जब मैं आपको मैप में अब मैं दिखाऊं आर्कियन कालीन चट्टान का जो विस्तार है, देखिए ये आपका झारखंड का मैप है, ठीक है ना। तो ये जो डॉट डॉट जो आप गोल जो देख रही है, पूरा आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार है। देखिए 85% से 90% यहाँ मैंने लिखा आर्कियन कालीन चट्टान, ये पूरा का पूरा विस्तार झारखंड में है, ठीक है ना। तो मेनली अगर बात किया जाए तो पूरे झारखंड में जो देखा गया है चट्टान का जो एक्सटेंशन है वो आर्कियन कालीन चट्टान का ही है, ठीक है। अब आते हैं अगले चट्टान पे, धारवाड़ करम की चट्टानें, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, इसको भी समझते हैं। इस चट्टान का जो विकास हुआ है आर्कियन कालीन जो चट्टान है उसके अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। यानी जो आर्कियन कालीन जो चट्टान है उसका अपर्दन हुआ या फिर निक्षेपण, मतलब क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ। ये आर्कियन कालीन चट्टानों में क्या हुई, वर्षा के कारण या फिर हवा के कारण उसका अपर्दन हुआ और एक जगह जाके निक्षेपण हुआ, तब जाकर आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ। झारखंड में इनका मुख्य विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, जो कोल्हान वाला जो क्षेत्र है और सिंहभूम में, ठीक है ना। यहाँ जैसे इस मैप में देखिए आपकी जो ये वाला जो क्षेत्र आपको जो देख रही है ये आपका जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं धारवाड़ चट्टान। यहाँ पर आपको मिलेगा सिंहभूम वाला जो इलाका हो गया मेनली, और कोल्हान जो मेन जो इलाका है कोल्हान, कोल्हान वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर आपको धारवाड़ चट्टान झारखंड में, ये आपका मैप है, ये पूरा आपका आर्कियन कालीन चट्टान है। ये जो आपका सिंहभूम और जो कोल्हान, सिंहभूम का थोड़ा और कोल्हान का मेन इलाका जो है आपका, वहाँ आपको धारवाड़ चट्टान देखने को मिलता है। इसीलिए क्या, इसीलिए झारखंड में यहाँ पे बोला भी गया है कि झारखंड में इनका मुख्य विस्तार कोल्हान क्षेत्र एवं सिंहभूम में है, इसलिए इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। कोल्हान में इसका विस्तार बहुत अधिक होने के कारण इसे हम क्या नाम देते हैं, कोल्हान क्रम की चट्टान भी। इस चट्टान का नाम आखिर धारवाड़ क्यों पड़ा, इसका सबसे पीछे रीजन ये है कि ये जो चट्टान को सबसे पहले जो खोज हुई या फिर जो चट्टान ये मिला, कर्नाटक का एक क्षेत्र था या एक जिला है धारवाड़ क्षेत्र, ठीक है ना, वहां पर इस चट्टान की सबसे पहले प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस चट्टान का नाम ही रख दिया गया धारवाड़ चट्टान, ठीक है। इस चट्टान में आपको धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। ये जो चट्टान आप देख रहे हैं धारवाड़ चट्टान, यहाँ पर भी आपको खनिज प्रचुर मात्रा में मिलेगी। धारवाड़ की चट्टान कहाँ पर, मैप में आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, जो दक्षिण वाला भाग जो आप देख रहे हैं झारखंड का सिंहभूम, खास करके कोल्हान वाला क्षेत्र में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में लो एस्क की अधिकता पाई जाती है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लो अयस्क की इंडस्ट्री आपको कोल्हान सिंहभूम वाले क्षेत्र में, या फिर लो अयस्क जो खनिज है उसकी प्रचुर मात्रा या भंडार आपको वहां देखने को मिलता है। अब समझिए क्यों, क्योंकि खनिज का कनेक्शन, खनिज आपको कहाँ मिलेगी, देखिए ज्वालामुखी निर्मित जो पठार या पर्वत हो या जो चट्टान भी बोल सकते हैं, उस पर्वत पठार और चट्टान में आपकी खनिज की प्रचुरता मिलती है। इसीलिए आपका जो सिंहभूम वाला इलाका है,
इंडस्ट्रियल के रूप में देखें या फिर कोल्हान वाला जो क्षेत्र है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। इंडस्ट्रियल एरिया के तौर से बात कर लिया या खनिज की मिनरल्स वगैरह बहुत चीज़ें वहाँ पर मिलती है। ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ। इसके अलावा इन चट्टानों में तांबा, निकेल, मैग्नीज, सोना, चांदी, बॉक्साइट आदि भी पाई जाती है। ठीक है ना भाई, क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लो एस्क का संबंध किस चट्टान से है, धारवाड़ क्रम की चट्टान से, आर्कियन कालीन चट्टान, तो मेनली कौन सा चट्टान होगा, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान होगा। आगे जो अगला चट्टान है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए झारखंड में इस क्रम की जो चट्टानें हैं, जो इसका विस्तार जो देखा गया है उत्तर पश्चिमी भाग अर्थात गढ़वा परामू क्षेत्र में पाया जाता है। मोस्टली ये बिहार में, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें जो रोहतास वाला जो इलाका देख रहे हैं बिहार का दक्षिण पार्ट, ठीक है ना, वहाँ आपको ये विंध्यन की क्रम की जो चट्टान है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, झारखंड में बहुत कम है। जो उत्तर पश्चिमी गढ़वा परामू वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, मैं मैप में अभी दिखाऊंगा, जहाँ जो सोन नदी का जो बस वहाँ से निकलती है आपकी, मतलब झारखंड में जो एंट्री होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये झारखंड का मैप है, उत्तर पश्चिमी ये क्या हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये वाला इलाका। तो देखिए यहाँ आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। ऊपर बिहार हो गया आपका रोहतास वाला इलाका, तो यहाँ पर आपको मेनली विंध्यन चट्टानें, ये पूरा आर्कियन कालीन चट्टानें, और ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि मेनली इसका जो एक्सटेंशन बिहार में ही मिलेगा, सोन नदी वहाँ से एंट्री जो करती है झारखंड में। गढ़वा यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पर नाम पूछेगा तो आपको वो गढ़वा पलामू, अब ये डिस्ट्रिक्ट वाला एक मैप भी मैं रखूँगा आपके पास, तो गढ़वा पलामू वहीं पर स्थित है आपका। ठीक है, तो ये जो चट्टानें होगी कैसी होगी, अवसादी चट्टानें पाई जाती है। इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाएगी, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें समझ रहे हैं, अपर्दन और निक्षेपण के कारण जिसका फॉर्मेशन होता है। इसमें मेनली अवसादी चट्टानें हैं, तो आपका क्या मिलेगा, बलुआ पत्थर रहेगा, चूना पत्थर मिलेगा, सैल, डोलोमाइट आदि। अब देखिए ये सब जो नाम दे रहे हैं ये सब सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, इसलिए सारे सीमेंट इंडस्ट्री ये सभी आपको उस क्षेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। गढ़वा पलामू वाला जो इलाका है, या फिर बोल सकते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है आपका, ठीक है ना, एक तरह से पलामू प्रमंडल भी बोल सकते हैं, पलामू बेल्ट बोल सकते हैं, वहाँ आपको सीमेंट इंडस्ट्री या फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, मैप में भी क्लियर हो गया। अगला जो चट्टान है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें का मतलब क्या है, पैलियोजोइक एरा में इस चट्टान की निर्माण होती है, यानी कि जो पैलियोजोइक एरा है उस एरा में, उसी युग में इस चट्टान का भी निर्माण होता है। तो पूछेगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस एरा की चट्टान है, तो आप क्या बोलेंगे, पैलियोजोइक एरा की चट्टान है, इसी एरा में इसकी निर्माण होती है। ये चट्टानें मुख्यतः जो है आपकी दामोदर नदी भ्रंश के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी जो दामोदर नदी का जो इलाका आप जो देख रहे होते हैं, मेनली आपका धनबाद हो जाएगा, बोकारो वाला क्षेत्र हो गया, गिरिडीह वाला जो क्षेत्र है, रांची का जो पठार आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो है दामोदर नदी भ्रंश, मतलब क्या हो गया कि दामोदर नदी के बहाव के कारण जो एक भ्रंश, एक गड्ढे का रूप ले लिया है, उस प्रकार से आप समझिए, तो उसे हम बोलते हैं भ्रंश। ठीक है ना, तो ये चट्टानें मुख्यतः दामोदर नदी भ्रंश के क्षेत्र में पाई जाती है, गोंडावा, अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा। और इस चट्टानों में मेनली जो आपको मिलेगा देखने को कोयले का बहुत ही ज़्यादा निक्षेप देखने को मिलेगा, तो कोयले का प्रचुर मात्रा यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे कि इसका एक्सटेंशन उत्तरी कोयल नदी का क्षेत्र, यानी कि रांची पठार का जो मध्य इलाका हो गया, धनबाद, गिरिडीह, जैसे कि मैं दिखाता हूँ इस मैप में। देखिए झारखंड का मैप है, ये आपका आर्कियन कालीन चट्टान पूरा विस्तार है। ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स में जो गोला गोला बना हुआ ब्लैक कलर का, ये सारे जो चट्टान है गोंडवाना चट्टान। रांची का पठार वाला क्षेत्र, थोड़ा सा पाट वाला इलाका भी इंटर करता है, धनबाद हो गया, गिरिडीह वाला क्षेत्र में, यहाँ आपको गोंडवाना की चट्टानें देखने को मिलती है। उत्तरी कोयल नदी वाला भी ये क्षेत्र है, ठीक है ना, रांची का पठार वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर इतने क्षेत्र में आपको गोंडवाना की चट्टानें मिलती है। क्या मिलेगा प्रचुर मात्रा में, आपका कोयला। ठीक है, कौन सा एरा में इस चट्टान का निर्माण हुआ था, तो पैलियोजोइक एरा में इस चट्टान का निर्माण हुआ था। और ये चट्टानें मुख्यतः दामोदर नदी भ्रंश के क्षेत्र में पाई जाती है। यहीं पर आपका दामोदर नदी भी, यहाँ पर अगर मैं मैप में दिखाऊं, ये रहा आपका दामोदर नदी यहाँ से, ठीक है ना, दामोदर नदी और भ्रंश के क्षेत्र में पाई जाती है। इस चट्टानों में मुख्यतः क्या मिलेगा आपको, कोयले की प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगी। और एक्सटेंशन उत्तरी कोयल नदी का क्षेत्र, रांची पठार और धनबाद और गिरिडीह। क्लियर है भाई, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगला जो बात होगा राजमहल ट्रैप की बारे में बात होगी। देखिए राजमहल ट्रैप जो है आपका मेसोजोइक एरा में क्रेटेशियस या फिर जुरेसिक काल, दोनों आपके एग्जाम में मिले हैं। हालांकि एग्जामिनर जो माना है जुरेसिक एरा को ही सही माना उन्हें, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है किस एरा या फिर किस काल में, अगर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, जोरेसिक काल में, ठीक है ना। ये जोरेसिक काल किसका पार्ट है, मेसोजोइक एरा जो है उसके अंदर ये जोरेसिक काल आता है, और ये क्रिटेशियस काल भी आता है, ठीक है ना। देखिए तीन मेसोजोइक को तीन काल में बांटा गया है, एक क्रिटेशियस काल, एक हो गया जोरेसिक काल, और एक आपका होता है ट्रियासिक काल।
त्रियासी काल में जो जितने भी स्तनधारी जो जीव जंतु है उसकी उत्पत्ति उसी समय उसी काल में हुए थे। जोरेसिक एरा आप समझ रहे हैं, डायनासोर सबसे ज़्यादा इस समय देखने को मिले थे। क्रेटेसिस एरा जो था, क्रेटेसियस एरा जो था, इसमें क्या हुआ था, जो डायनासोर हो गए वो लुप्त हो गए थे पूरे से, ठीक है ना। इसी काल में आपका दक्कन का पठार का भी निर्माण हुआ था। यूएसए का जो रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हुआ, इसी काल में निर्माण हुआ था, ठीक है। ठीक है, और इसी क्रेटेशियस काल में बहुत सारे उल्कापिंड जैसी घटनाएं भी घटित हुई देखने को मिली थी, जिसके कारण उल्कापिंड पृथ्वी से बहुत अधिक ज्वालामुखी उस मतलब उल्कापिंड जब गिरा पृथ्वी में, तो जब पृथ्वी के सतह से जब अंदर एंटर किया तो जो मेग्मा वाला इलाका वहाँ पर भी हलचल मचा, जिसके कारण बहुत सारी ज्वालामुखी भी इस क्रेटेशियस काल में निकली। तो इस क्रेटेशियस काल में जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो देखिए, बाहर निकलने तो ज्वालामुखी पर्वत पहाड़ का जो निर्माण करता है, साथ के साथ झील का भी निर्माण करता है। तो ये सब जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो ये सब पता चलेगा। खैर, इसको हटाइए। राजमहल ट्रैप, देखिए चीज़ें जब जाएंगे तो अंदर अंदर चलते ही चले जाएंगे। राजमहल ट्रैप की अगर बात की जाए तो ये कहाँ कौन से काल में, तो जोरेसिक काल में या फिर क्रेटेशियस काल। मेनली आपको याद रखना जोरेसिक काल। जोरेसिक काल किस युग का, तो मेसोजोइक एरा में, या मेसोजोइक एरा ऑप्शन में रहेगा या जोरेसिक काल ऑप्शन में रहेगा। तो ये सब समझ में आ रहा है ना, मेसोजोइक एरा जोरेसिक काल क्या है। इस कारण पृथ्वी में क्या हुआ, देखिए बहुत सारे ज्वालामुखी आए और इस ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के कई क्षेत्रों में ज्वालामुखी के मेग्मा फैल गए। जैसे देखिए दक्षिण में दक्कन पठार लिखा हुआ भाई, निर्माण हुआ। झारखंड में भी इसका विस्तार हुआ, इसको ही राजमहल। तो राजमहल जो ट्रैप आप जो देख रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ पर है मैप में। ये राजमहल ट्रैप क्या है, ज्वालामुखी निर्मित एक ट्रैप है, एक क्षेत्र है जो आपका भारत का जो आप दक्कन का पठार जो देख रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो राजमहल ट्रैप बना था मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में, इसीलिए मैंने बोला कि क्रिटेशियस काल भी इसका सही उत्तर हो सकता है। हालांकि किताब जोरासिक काल भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्रिटेशियस काल में बहुत सारे उल्कापिंड की घटनाएं हुई और इस घटना के तहत बहुत सारी ज्वालामुखी बाहर निकली, और ज्वालामुखी बाहर निकली तो दक्कन का पठार और झारखंड में आपका ये राजमहल ट्रैप का जो क्षेत्र आप देखते हैं ना, उसका निर्माण किया था। इस चट्टान में आपको ये इंपॉर्टेंट है, लेटराइट चट्टान और बॉक्साइट की प्रचुरता काफ़ी मिलेगी। तो बॉक्साइट खनिज जब आप पढ़ते हैं तो क्यों राजमहल वाला इलाका को बार बार बताया जाता है, यही रीज़न कि वहाँ पर बॉक्साइट मात्रा बहुत अधिक है, लेटराइट की चट्टान बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वालामुखी द्वारा जो निर्मित जो क्षेत्र है, जो चट्टान है, वो राजमहल वाला है। और इसकी हाइट बहुत कम है, इतना भी बहुत अधिक हाइट नहीं है। इस चट्टान में बेसाल्ट की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है ना, और इसी से आपकी काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। आप दक्कन का पठार उधर क्या काली मिट्टी, या फिर राजमहल वाला जो एरिया आप देखेंगे वहाँ पर काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मिले, क्यों, बेसाल्ट के कारण। अब मैप में मैं दिखाता हूँ, देखिए ये जो आपकी जो ये झारखंड का जो ये क्षेत्र है, इसको हम बोल रहे हैं राजमहल ट्रैप, ठीक है ना। ये वाला पूरा हो गया राजमहल ट्रैप, ठीक है। ये हो गया गोंडवाना बॉक्स में, ये पूरा आर्कियन कालीन, ये हो गया विंध्यन, ये हो गया आपका धारवाड़ क्रम के चट्टान। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगली जो चट्टान है आपका नवीनतम जड़ोड़ चट्टान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। देखिए झारखंड का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नदियों के निक्षेपण, मेनली ये जो नवीनतम जड़ोड़ चट्टान है नदियों के निक्षेपण के कारण, ठीक है, नदियों द्वारा निर्मित चट्टान है ये, इस ऐसे समझिए। तो नदियों के निक्षेपण के कारण चट्टानों के अंश लाए गए। नदियाँ क्या की गई, चट्टानों, ये एक दो दिन की बात नहीं है जो चट्टानों को काट लिया गया, बहुत अरबों वर्ष लगे हैं चट्टान के निर्माण में, ऐसे समझिए। तो नदियाँ आई, चट्टानों को काटते गए और कुछ कुछ अंश लाते लाते एक जगह इकट्ठा कर दिए गए, इकट्ठा कर दिए, तब जाकर के आपका नवीनतम जड़ों चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है, जमा किए गए, उसी से इस क्षेत्र चट्टान का निर्माण हुआ। ये ज़्यादातर नदियों के कारण ही मिलेंगे। अब ये कहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कोल्हान जो क्षेत्र है उसमें जो स्वर्ण रेखा जो नदी है, ठीक है ना, जो स्वर्ण रेखा नदी जो चट्टानों को काट करके जो चट्टानों के अंश को जमा किए, और गंगा नदी वाला जो राजमहल ट्रैप का जो थोड़ा सा ईस्ट वाला सेक्टर जो है वहां पर आपको मिलेगा, और सोन नदी वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। यानी सोन नदी, गंगा नदी और स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा जो चट्टानों के अंश ला करके एक जगह जमा कर दिए, और उससे जो निर्मित चट्टान हुए वो नवीनतम जड़ोड़ चट्टान कहलाएगा, ठीक है ना। और इसका एक पॉइंट ये याद रखना आपको कि देखिए कोल्हान क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी के कारण जो अवशिष्ट पदार्थ लाएं तथा उसकी जमाओं से जो उच्च भूमि का जो निर्माण हुआ, वो चट्टान क्या कहलाए, नवीनतम जड़ों चट्टान, और उसको खास एक नाम दिया गया है मोने डोनॉक, ठीक है ना, ये पूछता है एग्जाम में। अब देखिए इसको हम दिखाते हैं ये कहाँ पर है। देखिए ये आपका स्वर्ण रेखा नदी वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नवीनतम जोड़ो चट्टान। गंगा नदी वाला ये क्षेत्र है तो यहाँ पर नवीनतम जोड़ो चट्टान मिलेगा। ये सोन नदी वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नवीनतम जोड़ो चट्टान मिलेगी। क्या क्या ये नदी चट्टानों को काट करके उसके अंश लाए, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ एक जगह जमा कर दिए, इससे उच्च भूमि का निर्माण हुआ। यहाँ भी थोड़े उच्च भूमि का निर्माण हुआ, मोनेडोनॉक कहा गया, यहाँ भी उच्च भूमि मिले, तो जो मिले वो उच्च भूमि का क्या नाम दिया गया चट्टान का, नवीनतम जड़ोड़ चट्टान। ठीक है भाई, चीजें समझ में आए। नवीनतम जड़ोड़ चट्टान, राजमहल ट्रैप, आर्कियन कालीन, गोंडवाना, विंध्यन, ये धारवाड़ चट्टान। अब बचता है बस आपका एक क्या, आगे चलते हैं तब पता चलेगा।
देखिए हमने क्या बोला था कि जो पृथ्वी में जो जीव चट्टान का निर्माण हुआ प्रथम युग से चतुर्थ युग, तो देखिए प्री पैलियोजोइक एरा में देखा आर्कियन कालीन चट्टान, पैलियोजोइक एरा में हमने देखा, फिर मेसोजोइक एरा में हमने देखा आपका क्या देखा, मेसोजोइक एरा में आपका गोंडवाना वाला जो चट्टान देखा अभी, मेसोजोइक एरा में यही ना देखा। और उसके बाद अब बच गया आपका सीनोजोइक एरा, ठीक है ना, सीनोजोइक एरा। तो ये सीनोजोइक एरा में कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ देखेंगे, राजमहल ट्रैप यहाँ आया आपका, यहाँ धारवाड़ क्रम हो जाएगा, यहाँ आर्कियन कालीन चट्टान हो जाएगा। तो अब ये लास्ट हम लोग देख रहे हैं कि सेनोजोइक एरा में जो पृथ्वी के साथ साथ भारत में क्या हलचल मची और भारत में हलचल के साथ साथ हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ इसी सेनोजोइक एरा में हुआ। इसमें भी कई सारे युग हैं, ठीक है ना, इयोसीन मियोसीन एरा काल। तो उसमें हिमालय के उत्थान के साथ साथ भारत में छोटा नागपुर पठार, रांची का पठार, हजारीबाग पठार का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो आपका सीनोजोइक एरा जो हो गया आपका, ये सीनोजोइक एरा या फिर बोलेंगे सीनोजोइक युग की जो चट्टानें हैं, जैसे कि इस युग में क्या हुआ आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय के उत्थान के दौरान छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में भी कई चट्टानों की उत्थान हुई, ठीक है ना, छोटा नागपुर पठार भी इससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उसके निर्माण में पूरा भारत ही उसमें हलचल मच रही थी, भारत भी प्रभावित हुआ था। उसके साथ साथ झारखंड में जो मेनली जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पर भी प्रभावित देखने को मिला जो क्षेत्र, उस पर बात करते हैं। देखिए 3 उत्थान में हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है ना, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तो पहला जो उत्थान हुआ हिमालय का, उसमें वृहद हिमालय का निर्माण होता। उसी समय झारखंड का जो पाट्य क्षेत्र है, देखिए झारखंड की अगर मैं बात करूं तो ये जो एरिया है झारखंड का, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं पाट्य क्षेत्र। ये एक और वीडियो जब फिजिकल डिवीजन कराएंगे उसमें बताएंगे पाट्य क्षेत्र वगैरह। इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। और ये रांची का जो पठार है यहाँ है, और ये हजारीबाग का पठार हो गया, ठीक है। तो तीनों समझिए, ये आपका पाट्य क्षेत्र हो गया, रांची का पठार मिडिल में, और ये हजारीबाग का पठार। तो जो पहला उत्थान हिमालय का हुआ, उस हिमालय के पहले उत्थान में आपका झारखंड में क्या हुआ, पाट्य क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। कौन सा काल था, इयोसीन और ओलिगोसीन काल। ये सीनोजोइक एरा के अंदर ये काल आएगा, ये समझ पा रहे होंगे। इयोसीन और ओलिगोसीन काल में आपका पाट्य क्षेत्र का निर्माण हुआ, या फिर पाट्य क्षेत्र का किस युग में, तो सीनोजोइक युग पूछेगा तो सीनोजोइक युग, काल पूछेगा तो ओलिगोसीन और इयोसीन काल में आपका झारखंड के पाट्य क्षेत्र का निर्माण हुआ। इस समय भारत में क्या हुआ था, हिमालय का वृहद हिमालय का निर्माण हो गया था। हिमालय का जब दूसरा उत्थान होता है, जब हिमालय का दूसरा उत्थान होता है जिसमें लघु हिमालय का निर्माण होता है, इसमें रांची का पठार और हजारीबाग पठार का निर्माण होता है। और साथ के साथ सिंपल सी बात है भाई, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है तो पाट्य क्षेत्र का जो निर्माण हुआ उसकी भी ऊंचाई बढ़ेगी, हाँ। और रांची का पठार और हजारीबाग का पठार का निर्माण हुआ, यानी ये वाला जो क्षेत्र आपका बताया मैंने, ये पाट्य क्षेत्र, यहाँ पर इसकी ऊंचाई और बढ़ गई दूसरा उत्थान में जब लघु हिमालय का निर्माण हुआ। इसकी यहाँ पर रांची का पठार और हजारी पठार का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद पाट क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ गई। उसके बाद जब हिमालय का तीसरा जब उत्थान हुआ तो इसमें आपका जो आपका पाट क्षेत्र था, जो रांची का पठार था, जो हजारीबाग का पठार, तो उसकी ऊंचाई और अधिक बढ़ गई, ठीक है ना। और साथ के साथ कई नदियों का यहाँ पर उद्गम भी हुआ। तो देखिए समझिए अब क्या हुआ, हालांकि पाट क्षेत्र और जो ऊंचाई उतनी ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ समझिए। देखिए हिमालय का जो इधर आपका जो उत्थान हो रहा था, साथ के साथ यहाँ पर भी बहुत सारी हलचल मच रही थी। जब वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, तो झारखंड में पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। दूसरे उत्थान में क्या हुआ, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार का निर्माण हुआ। तो इसके साथ साथ पाट क्षेत्र की भी ऊंचाई बढ़ गई थी, रांची का पठार, हजारी का पठार का निर्माण हुआ। जब तीसरा उत्थान जब हुआ, बाह्य हिमालय का जब निर्माण हुआ, तो झारखंड का जो पाट क्षेत्र था, रांची का पठार, हजारीबाग पठार का था, इसका भी निर्माण काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन इस तीसरे उत्थान में झारखंड में बहुत सारे नदियों का उद्गम भी हुआ, तो उस नदियों के उद्गम, उस बहाव के कारण इसकी चट्टान को वो नदियाँ क्या कही काटती गई, तो कुछ इसकी जो ऊंचाई थी फिर थोड़ा थोड़ा कम होते चला गया था, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा झारखंड में जो चट्टान है ये पूरा फाइनली ख़त्म कर दिया मैंने। अब इसको मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इस मैप में चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ। झारखंड में मैक्सिमम जो चीज़ें आपको जो चट्टानें मिलती है, कैसी चट्टानें मिलती है, तो आर्कियन कालीन चट्टानें, ये जो गोले गोले देख रहे हैं, ठीक है ना। जो झारखंड का उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यानी जो पलामू परमंडल बोल सकते हैं, थोड़ा सा इधर आपका नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे हम लोग, गढ़वा पलामू वाला रीजन में विंध्यन चट्टान मिलेगा आपका, ठीक है। सोन नदी, गंगा नदी और स्वर्ण रेखा नदी का जो घाटी है, यहाँ पर कौन सी चट्टान है, नवीनतम जड़ोड़ चट्टान है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये गोंडवाना चट्टान है आपका, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोयला मिलेगा। और आपका जो कोल्हान क्षेत्र है, ठीक है ना, कोल्हान क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान या फिर सिंहभूम का नाम लेंगे आप। और यहाँ जस्ट नवीनतम जड़ोड़ का जस्ट आप इधर आएंगे तो ये राजमहल ट्रैप होगा, ज्वालामुखी निर्मित ये पठार है या फिर पठारी इलाका क्षेत्र है। देखिए
दक्कन का पठार का भी निर्माण हुआ। अब इसकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए जब मैं भारत का मैप बनाता हूं तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए ये क्या है, भारत का मैप है। यहाँ हिमालय हो गए, तीनों श्रेणी है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है ना। तो देखिए जो यहाँ जो प्लेट था आपका, ठीक है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, उधर यूरेशियन प्लेट था, टक्कर खाया तो इधर जो पार्ट टक्कर खाया तो इसकी ऊंचाई बढ़ रही थी ज़्यादा और इसकी ऊंचाई थोड़ी कम थी। तो ये वाला जो क्षेत्र था, इधर वाला जो क्षेत्र आपको था, काफ़ी ज़्यादा हाइट में इसका पहाड़ हिमालय की हाइट गई, ठीक है, इधर कंपेरेटिवली इधर की, ठीक है ना, इधर की हाइट अधिक थी। इसीलिए जो झारखंड में भी आप देखिएगा इधर का जो क्षेत्र है ना, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए जो भी नदियों का ढलान आपको मिलता है इधर ही मिलता है। यही एक रीज़न होता है। मैक्सिमम नदियों की बहाव इधर भी आपको देखने को मिलेगी। इधर उतना हाइट नहीं है, राजमहल ट्रैप जो है ना उतना हाइट नहीं होता। तो जो बोला जाता है ना हाइट कम है, इसके पीछे रीज़न यही है, हिमालय के उत्पत्ति, ठीक है ना। हिमालय का उत्थान कोई छोटा मोटा बात नहीं, काफ़ी हलचल मचाई है झारखंड में भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो दैट्स ऑल, ये आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो झारखंड का ख़त्म हो गया। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।